जय श्री कृष्ण। जय श्री राधा कृष्ण। राधिके इन चरणन पर शीस धरे जगत के पालनहार। उन चरणन से श्री राधे करो मेरा भी उद्धार। जिन चरणन की चाह में भटके ब्रजराज कुमार, उन चरणों में लाडली में जाऊं बलिहार। बोलो जय श्री राधा कृष्ण। देखो आज आपको जो सत्य घटना का अनुभव बताने वाली हूँ बहुत ही अद्भुत है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अपने अनुभव वीडियो बनाने का मकसद नहीं है आप राधा कृष्ण की शक्ति भक्ति जान सके, तो हर भक्त को पता हो कि प्रेमी को पता हो कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ताकि आप राधा कृष्ण के लिए रो सको, ताकि कलयुग आंखों से आंसू बहकर बाहर निकल जाए। और हमेशा कहती हूँ राधा कृष्ण के लिए रोता है वो, फिर कलयुग के लिए तो नहीं रोता। आज वीडियो में आपको श्री राधा कृष्ण भक्तों के प्रति प्रेम को बताने वाला एक बहुत सुंदर अनुभव, सत्य अनुभव बताती हूँ। बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाली घटना है। इस घटना को सुनने के बाद आप सभी के मन में एक बार तो प्रार्थना ज़रूर निकलेगी कि हे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी हम पर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। यह वीडियो सभी प्रेमी जोड़ों को समर्पित। प्रेम करते हो तो निभाओ भी। रिश्ता बनाना बहुत आसान है, रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल। शिकायतें करना आसान है, पर मन की पीड़ा को समझना बहुत मुश्किल। बार राधा जी ने कृष्ण को यही कहा था, बनोगे राधा तब जानोगे कितना प्यार है मुझे। याद है आपको? भजन चैनल पर नहीं सुना तो जल्दी से सुन लेना। एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ कान्हा, कैसे अपने भक्त को अपना अनुभव कराते हैं। यह घटना साल 2022 की है और यह अनुभव हुआ है सुमन जी को, और उनके पिता फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सुमन जी के 3 बड़े भाई और यह परिवार में सबसे छोटी लाडली और सबकी चहेती है। मम्मी कहती है कि बहुत मन्नतों के बाद सुमन का जन्म हुआ है। उसके परिवार में 3 पीढ़ी के बाद किसी लड़की ने जन्म लिया है। पापा की कोई बहन नहीं, उनके दादा की भी कोई बहन नहीं, उनके परदादा की भी कोई बहन नहीं थी। इसीलिए पूरे परिवार में लड़की को सबको चाह थी कि वो लड़की होती। ना कान्हा की बहुत किस्मत वालों को ही लड़की देते हैं, और शायद इसी के चलते सुमन जी सबकी लाडली थी, बहुत चहेती थी। उनका लालन पालन सबने पलकों पर बैठा के किया था। उनके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा ताऊ उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। चाचा ताऊ में भी वह अकेली लड़की थी, मतलब राखी हो, दूज हो, वह अकेली 14 भाइयों को राखी टीका करती थी। और इसी से आप उनके पूरे परिवार का अंदाज़ा लगा सकते हो। सभी लोग वहाँ बहुत आसपास रहते हैं। अच्छा, एक बात है कि पूरा परिवार धार्मिक है। भजन कीर्तन सत्संग कुछ ना कुछ उनके घर में होता ही रहता है। आसपास रिश्तेदारों के घर भी इतने हैं, और सभी के सभी मतलब जितने भी हैं उनके आसपास ही हैं। सभी ब्रज के दीवाने बिहारी जी और राधा जी रानी को सुमन जी के पापा थे, वो उनके प्राणों में बसे हुए थे। हर महीने पूरा परिवार वृंदावन और बरसाना जाता था। उनकी याद में कोई महीना नहीं जब उनका जाना रुका हो। पापा बड़ा कोई काम रोक देते थे, पर वृंदावन जाना नहीं छोड़ते थे। जब सुमन ने होश संभाला तभी से वह मथुरा, वृंदावन, बरसाना वगैरह गई। और बच्चों को जब शुरू से ऐसे संस्कार मिले हैं तो भक्ति का माहौल उनके अंदर अपने आप ही आ जाता है। सुमन बिहारी जी को प्रेम करती थी। बिहारी जी को अपना भाई और राधा रानी को अपनी भाभी मानती थी। हर साल कुछ हो जाए डाक से राखी भेजती थी। सुमन जी पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड थी। हर साल स्कूल में उनके अच्छे मार्क्स आते थे, टॉप 5 में उनका नाम आता था।
कहने का मतलब है कि सुमन जी हर फील्ड में बहुत अच्छी थी। विवाह का समय ही पक्का हुआ। उनके घर वालों की मर्जी से पापा ने एक बहुत सुंदर समझदार से लड़का जिसका नाम पीयूष था और बढ़िया सुमन जी की शादी की। पीयूष दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। पीयूष के माता पिता फरीदाबाद में रहते थे और फरीदाबाद दिल्ली में अपना घर, और उन दोनों की जोड़ी ऐसे ऐसे राम सीता। सभी ने जोड़ी को बड़े खुश होकर सुमन की विदाई की। उनकी शादी बहुत अच्छे से हुई। उनकी शादी का इंतज़ाम ऐसा था जिसे फरीदाबाद में आज भी वैसी शादी को याद किया जाता है। बहुत बढ़िया सुमन की शादी करके अपनी गृहस्थी बनाने में पीयूष जी के साथ उनके घर चली गई। शादी के शुरुआत दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, पर आकर रीति रिवाज रस्म हुए। फिर दोनों कश्मीर हनीमून के लिए चले गए। 6 दिन की ट्रिप के बाद आए। वहाँ बढ़िया था। फिर पीयूष जी सुमन को दिल्ली लेकर अपने घर लेकर आ गए। उसके बाद शायद ज़िंदगी बदल गई या यू टर्न ले लिया। दिल्ली आकर सुमन जी को अपना घर संभालना था, किचन संभालना था। उस समय पीयूष को पता चला कि सुमन जी को तो खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता। सुमन जी कोशिश करके यूट्यूब से कोशिश करती बनाने की, पर चीज़ बड़ी बेस्वाद बनती। पीयूष जिसको हर फूडी कह सकते हैं ना, उसे इस तरह का इंसान था। मतलब एक इंसान को देखो जो खाने का इतना शौकीन और उसकी बीवी जिसे खाना बनाना ही नहीं आता, बंदे पर क्या बीतेगी। पीयूष उसका ख्याल रखते थे घर में भी, मतलब सारे मेड वगैरह सब साफ सफाई वाली, बर्तन वाली। खाना बनाने की जिम्मेदारी तो बीवी की होती है ना, तो इसी फ्रेंड अब खाना बनाना वाला कुक भी रख लो तो बंदे को लगता है कि यार मैंने शादी ही क्यों करी। फरीदाबाद देखो ज़्यादा मॉडर्न जगह तो है नहीं, तो खाना बनाना तो हर लड़की जानती है। इसलिए वह इस विषय पर पीयूष जी से सुमन जी ने से बात ही नहीं की। और जब ससुराल में नई नई गई थी तो सासू माँ ने सारा काम करती थी, भाई नई 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 कह के। और अब जिंदगी में उन्हें खुद के ऊपर पड़ा तो उन्हें पता चला, मतलब असली जिंदगी उनको पता चल रहा है कि वो रोमांटिक ख्वाब वाले पल जो एकदम गायब हो गए। इसके बाद से हालात ऐसे हो गए कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब पीयूष और सुमन की लड़ाई ना हो। पीयूष जी तो बहुत ही परेशान रहते सुमन जी से, मतलब क्योंकि मन उखड़ा उखड़ा जब रहता है ना, खट्टा हो जाता है तो बात करने का भी मन नहीं करता। पति पत्नी वाला संबंध जैसे दोनों के बीच खत्म सा हो गया। सुमन जी अपनी मम्मी के पास रहने फरीदाबाद गई। वहाँ उन्होंने खाना बनाना सीखा, पर फिर पता नहीं क्यों सुमन जी के हाथ में स्वाद ही नहीं था। वह शादी के बाद भी झमेले में फंसी कि वृंदावन ठाकुर जी से मिलने भी नहीं जा पाई। पति भगवान को मानते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये सब ढकोसला है जो पंडितों को पैसे कमाने के लिए बताए हैं। सुमन जी की आस्था तो पक्की थी अपने ठाकुर पर। अब जब वो यहाँ फरीदाबाद आई, मम्मी के घर रहने आई, तो वहाँ पिता और भाई के साथ बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन गई। वो बरसाना वाली राधा रानी के महल पहुँची तो वहाँ उन्हें देखते ही उन्हें क्या हुआ, वहाँ जोर जोर से रोने लगी। इतनी जोर से रोई कि मंदिर में खड़े सभी लोग घूर घूर कर देख रहे थे। सुमन जी कहती है कि उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मंदिर में कोई नहीं, वह अकेली राधा रमणी के सामने खड़ी थी। उस दिन वो खूब रोई, मतलब समझो इतना रोई कि माता पिता भाई किसी ने उसे चुप नहीं कराया, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था जैसे एक बेटी अपनी माँ से मिलकर रो रही हो। वैसे ही सुमन राधा रानी से मिलकर रो रही थी। उस दिन वहाँ मंदिर में वो बहुत देर तक बस यूं ही जड़ अवस्था में एक ही जगह राधा रानी को देखते हुए खड़ी रही, जाने कैसी कितनी बातें कर रही है। मतलब उस दिन सुमन को ऐसा लगा कि कितने समय के बाद वह दर्शन करके आज कुछ मन हल्का हुआ है। घर आ गए, शादी भी हो गई, महीने हो गए। पीयूष जी उन्हें वापस लेने के लिए आना था, पर एक होता ना मन में खटास सा होता है, तो पीयूष जी आना नहीं चाहते थे। समाज और घर वालों की जबरदस्ती से वह सुमन को उनके घर लेने आए। वो घर पर रुके नहीं, बस यूं ही बेमन से आए थे। सीधा सुमन को लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़े। बाद में पीयूष जी को खुश करने के लिए सुमन ने दरियागंज से कुकिंग क्लासेस भी ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ।
देखो, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो खाना नहीं बना सकती थी, प्रॉब्लम ये है कि उसके हाथ में स्वाद ही नहीं था। वो बनाती सब चीज़ें, पर कभी भी खाने का टेस्ट वाली बात ही नहीं आती। वो बात ही नहीं आती तो क्या होता? ज़्यादातर घर में मैगी और सैंडविच बनते हैं, पर वो इंसान खाएगा होटल से लाकर भी कितना खाएगा? कुक कर रखेगा तो फिर भी लगता है कि अरे काम के लिए तो मेड रखी है। घर का खाना तो आखिर घर का ही होता है। नौबत यहाँ आ गई कि पीयूष को तलाक लेने की सोचने लगा। लोगों की क्या लड़ाई की वजह है? आदमी ना दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और शायद पीयूष जी के केस में 100% बात यही थी। कुछ लोग ने जीने के लिए खाते हैं, मिल जाए तो बढ़िया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खाने के लिए जीते, और पीयूष जी उसमें से एक थे। कभी पीयूष जी से बात करो ना तो वे कहते हैं कि मैंने शादी भी की थी कि बीवी आएगी और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाएगी। सुमन जी हमेशा परेशान रहती थी कि भाई वो करे तो क्या करे, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है पर क्या करे। पढ़ाई प्यार के चलते मम्मी भाई भाभी सब पहले काम कर लेते थे, मौका ही नहीं मिला। अब जब वो ऐसे घर में है जहां उसे खुद संभालना है, वो बेचारी क्या करे? अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बातों को लेकर काफ़ी परेशान रहती है। रात में राधा प्यारी कृष्ण दुलारे को याद करती है। उन्हें घर में सिर्फ तस्वीर रखी है जिसकी वह पूजा करती थी। हर रोज जोत जला के वो एक ही बात मन में प्रार्थना जरूर करती थी कि एक बार समय की माया कह लो कि कुछ कलयुग का कुछ हो जाता, कि क्या मेरे ठाकुर की लीला कुछ ना कुछ हो जाती। एक दिन क्या हुआ, बहुत भारी बारिश हो रही थी। पीयूष ऑफिस से घर आ गए। ग्रेटर कैलाश में उनका ऑफिस है, वो मुद्रिका में रहते थे। एक रास्ते में उनकी गाड़ी रुक गई, टायर पंचर हो गया। वो बहुत परेशान हो गए। बारिश तूफान बहुत तेज था। खड़े रहे, गाड़ी के अंदर बैठे रहे। उनको बारिश रुकने का असर नहीं दिखे तो काफ़ी देर तक गाड़ी में बैठने की वजह वह गाड़ी से उतर के डिक्की से एक्स्ट्रा टायर निकालकर बदलने के लिए खुद कोशिश करने लगे। बारिश की बौछार तेज थी। उन्हें देखकर कुछ दूर पेड़ के नीचे लड़का लड़की खड़े हुए पीयूष जी को बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह बहुत देर से गाड़ी में बैठकर आसपास देख रहे थे। उस समय उन्हें कोई भी वहां पे दिखाई नहीं दिया, ना बहुत देर से वहां खड़े हुए थे। उस समय लड़के भी पीछे देखा तो वह अपने आप छतरी लेके पीयूष जी के पास आ गया और टायर बदलने में उनकी मदद किया। लड़का बहुत सुंदर, शालीन और अच्छे घर का लग रहा था, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा लग रहा था। उस लड़के की मदद से टायर बहुत जल्दी बदल लिया। पीयूष ने उस लड़के से उसके बारे में पूछा। वो बोला, मेरा नाम माधव है, मैं मथुरा में रहने वाला हूँ, दिल्ली किसी काम से आया हूँ। पेड़ के नीचे मेरी बीवी खड़ी है, कल शाम की वापसी हमारी ट्रेन है। हम रात को रुकने के लिए होटल ढूंढ रहे हैं। पता नहीं उस समय पीयूष को क्या हुआ, अचानक बोले कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, पास में ही मेरा घर है। अच्छा, माधव ने बहुत बार मना किया, पर फिर हालात को देखते हुए बारिश इतनी भयंकर की थी कि कैसे जाएंगे। वो मान गए। बड़ी अजीब लगी, क्योंकि कलयुग में किसी को इस तरह से अपने घर बुलाना बहुत बड़ी रिस्क की बात है। खैर, तीनों गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे। पीयूष जी ने सुमन को बताया कि कैसे रास्ते में फंसे थे और कैसे ने उनकी मदद की। पत्नी राधिका बहुत ही सुंदर आवाज में मीठी चूड़ियों की खनक। सुमन जी उन्हें कपड़े दिए और बदलने के लिए। फिर सुमन जी खाने की तैयारी में लग गई। पीयूष बोला, होटल से खाना मंगवा लेते हैं, बेचारे इन्हें क्यों सताएं। माधव जी ने मना कर दिया, बोले बाहर का खाना क्यों, घर का ही खाएंगे। यहाँ पीयूष और सुमन चुप हो गए और सुमन जी की बस मुंह में देख रही थी। माधव जी राधिका दोनों के बीच को खींचातानी थी, उन्हें भाप गए। राधिका जी कपड़े बदल कर आई और सुमन को बोली, चलो मैं तुम्हारी किचन में मदद करती हूँ। माधव और पीयूष हॉल में टीवी देख रहे थे और टीवी राधिका किचन में खाना बना रही थी। बहुत जल्दी दोनों खाना तैयार कर लेती हैं, टेबल पर लगा देती हैं। सुमन जी पीयूष को आवाज़ लगाई। पीयूष जी बड़े बेमन से खाना खाने आए तो देखा टेबल पर दाल, 2 सब्जी, रोटी, चावल सब बना रखे हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब खुशबू आना बड़ी बात थी। खाना खाने बैठा तो क्या खाना, पीयूष जी तो हर वाइट साथ फा 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 कर रहे थे।
पूछा खाना किसने बनाया है। सुमन जी बोली, मैंने और राधिका दोनों ने मिलकर बनाया है। भाई क्या ही खाना था आज, कितने दिनों के बाद पीयूष इतने खुश दिख रहे हैं। उनके चेहरे के हाव भाव ही अलग हैं, वो जैसे चहक रहे हैं खाने के बाद। सुमन जी हलवा लाई, बस वो खाते ही वाह वाह करते रह गए। सूजी का हलवा ऐसे लग रहा था जैसे मूंग की दाल का हो। घर का माहौल एकदम से ही बदल गया। बैठकर बढ़िया बातें करने लगे। कुछ देर बाद सोने की तैयारी की। एक कमरे में सुमन जी ने माधव और राधिका के सोने का इंतजाम कर दिया। रात को पीने के लिए पानी, चादर वगैरह सब निकाल कर दे दी। इसके बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। इतने समय के बाद पीयूष ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें प्यार किया, वरना रोज तो रात लड़ने में ही जाती है। समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सुबह सुमन जी बड़े खुश मन से उठी तो देखा किचन में राधिका दूध गर्म कर रही है। उनके पास आई और दोनों बात करने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन की बिछड़ी हुई सहेलियां हैं। इधर पीयूष और माधव बड़े ही घुल मिल कर बातें कर रहे थे। राधिका ने सुमन को बोला कि सुबह बिना नहाए किचन में काम मत किया करो। सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा करो, फिर किचन में काम किया करो। इससे मन पूर्ण खुशी से घर में बरकत आती है। और सुमन जी ने यह बात गांठ बांध ली और तभी अपनी नहाने चली गई। नहाकर आई, पूजा किया, फिर राधिका सुमन दोनों मिलकर नाश्ता तैयार किया। गजब की बात तो यह है कि नाश्ता भी बहुत बढ़िया। पीयूष बोले, आज ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, छुट्टी ले लेता हूँ, चलो घूमने चलते हैं। माधव ने मना किया, नहीं भाई हमारी ट्रेन है, फिर कभी जाएंगे। पीयूष जी ने छुट्टी ले ली। चारों बैठकर बढ़िया बातें की। पीयूष और सुमन दोनों को लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी ही बदल गई। अंदर से दोनों हल्का महसूस कर रहे थे। इतनी खुशी दोनों ने अपनी शादी के समय नहीं की। 2 महीने की शादी के पूरा जीवन का भी महसूस नहीं किया। वह बहुत बढ़िया रहा। अब लंच की बारी थी। सुमन राधिका ने मिलकर बढ़िया लंच भी तैयार किया। पीयूष को फिर सब बहुत स्वाद लगा, बड़े मजे लेकर खा रहा था और कह रहा था कि पेट फट रहा है, मन नहीं भर रहा। लंच के बाद पीयूष माधव दोनों हॉल में बातें कर रहे थे। राधिका सुमन उनके बेडरूम में बैठकर बहुत लाड कर रही थी और बहुत सी बातें कर रही थी। सहेलियों की तरह लड़ रही थी, बहन की तरह प्रेम भी कर रही थी। सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे राधिका हमेशा के लिए उसके पास रह जाए, ना जाए। उधर पीयूष को भी यही एहसास हो रहा था कि माधव के साथ बातें करके बहुत ही अच्छा आनंद आया। बहुत अच्छा बंदा है। उन दोनों में बहुत बातें हुई। कुछ अलग सी बात थी, वो आजकल जैसे कलयुग के बिल्कुल भी नहीं थे। वह बहुत बढ़िया। उस शाम हो गई, दोनों जाने के लिए तैयार हुए। पीयूष जी ने कहा कि उन्हें गाड़ी से स्टेशन छोड़ देता हूँ। माधव नहीं माने। माधव बोले वो नीचे से ऑटो ले लेंगे। प्रेम से पीयूष और सुमन ने उन्हें विदाई दी। उनके जाने के बाद दोनों बैठे ही थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई बहुत करीबी उन्हें छोड़कर चला गया हो। तभी सुमन को याद आया कि उन्होंने राधिका जी को देने के लिए कुछ गिफ्ट निकाले थे और वो लेकर ही नहीं गए। उन्होंने तुरंत पीयूष को नीचे भेजा। वो सोच रहे हैं भाई अभी अभी तो दोनों लिफ्ट में होंगे। पीयूष जी जाके देखा लिफ्ट खाली थी। पीयूष जल्दी से उतर के नीचे गए। गार्ड से पूछा कि अभी हस्बैंड वाइफ यहाँ गए हैं, तो बोला नहीं, उसने तो किसी को भी जाते नहीं देखा। पीयूष को लगा कि भाई गार्ड ने नहीं देखा, वो बाहर सड़क पे आ गए। सारे हटो खड़े थे। ऑटो वाले से पूछा, सबसे पूछा कोई सवारी आई थी स्टेशन के लिए। सभी बोले कि पीयूष जी को बहुत हैरानी हुई कि कुछ नहीं आया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, भाई कहाँ चले गए वो लोग। खैर उन्होंने बहुत इधर उधर खोजा, गलियों में देखा, नहीं मिले। वह वापस ऊपर आ गए। सुमन जी को सब बताया। वह बड़ी हैरान हो गई। दोनों बेमन से भाई क्या ही करें। सुमन जी ने रात को डिनर की तैयारी की। डर था कि भाई कल से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि राधिका ने काम में उनकी मदद करी। सुमन ने डिनर बनाया। आज डिनर कल की तरह बहुत स्वाद बना। सुमन हैरान थी, भाई ये कैसे हो गया, उनके हाथ कैसे बन गया बढ़िया खाना। सुमन के साथ पीयूष को भी ऐसा ही लग रहा था कि खाना राधिका बना रही है, तभी इतना अच्छा बना है।
आज डिनर भी इतना स्वाद बना, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। दोनों डिनर पर कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्हें दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सच है या सपना, क्या हो रहा है। उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी ही बदल गई। उनकी गृहस्थी पे प्यार वापस आ गया। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने लगे। ना दोनों को एहसास है कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव माधव राधिका की वजह से हुआ है। कुछ समय के बाद सुमन ने पीयूष को बोला कि चलो संडे को मथुरा चलते हैं, राधिका माधव से मिलकर आएंगे, उनकी बहुत याद आ रही है। पीयूष ने सुना वो तो बड़े खुश हो गए और बोले, अरे तुमने मेरे दिल की बात कह दी। संडे सुबह दोनों मथुरा निकल पड़े। माधव पीयूष को एड्रेस दिया था, उस एड्रेस का पता चला वहाँ पर इस नाम का कोई रहता ही नहीं। बड़ा ढूंढा पर कुछ नहीं हुआ। कहने पर दोनों मथुरा और बरसाना चले गए। राधा रानी के महल पहुँच के दर्शन किए। दोनों को ऐसे लगा जैसे सामने राधा और राधिका नहीं, माधव और राधिका खड़े हैं। पीयूष जी का पूरा शरीर कांप रहा था, बिल्कुल ठंडा हो गया पसीने से। सुमन ने राधा कृष्ण को देखकर बहुत जोर से रोने लगी। अब सुमन समझ गई कि क्यों राधिका के साथ इतना अच्छा लग रहा था, क्यों वो चाहती थी कि हमेशा के लिए उसके पास रहे। सुमन के हाथ में अचानक इतना स्वाद आ गया कि वो अच्छा बनाए ना बनाए, खाना अच्छा ही लगेगा। सुमन जी के साथ पीयूष जी भी राधा कृष्ण के दीवाने हो गए। हर महीने बरसाना धाम आना, अपने राधा माधव से मिलना अब तो आज तक उनके लिए पक्का है। इतने साल हो गए उनकी शादी को। उनकी गृहस्थी बहुत ही सुखी है और सब आशीर्वाद हमारे राधा माधव। 2 बच्चे हैं। आज भी जब वो इस घटना को याद करते हैं बहुत रोते हैं। पीयूष जी तो आज भी कहते हैं कि वह राधा कृष्ण ना होते तो ऐसा किसी को अपने घर रात पर रुकने के लिए ले आता। कुछ तो उनके मन का नाता था। घर से निकलते ही अचानक वो गायब कहाँ हो गए। लिफ्ट खाली, गार्ड ने किसी को बाहर जाते नहीं देखा, ऑटो वाले ने किसी को नहीं देखा। यह सब मेरे श्याम सुंदर का ही तो चमत्कार है। वो तो राधा रानी प्यारी भक्त की गृहस्थी संभालने के लिए खुद आ गए। अभी कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि कौन है मेरे मन का। तो हर समय यही पल कहता है कि मेरे राधा कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। ना राधा माधव हम पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना, जीवन में ऐसी ही अच्छे खुशी की बारिश करते रहना। माधव की ऊंची अटारी वाली की जय, बरसाने वाली की जय, रस बरसाने वाली की जय, मेरे श्याम ना की जय, मेरे कान्हा की जय। भीड़ की तुम कश्ती में, भावर में किनारा तुम ही हो। थक कर रुक जाते हैं जब तक कदम तेरे, हौसला से जो देता है मुझे वह इशारा तुम ही हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।